हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेल के बारे में। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पेपर में कि कंपोनेंट ऑफ वेल को विद स्केच, नीट एंड क्लीन स्केच के साथ हमें बताओ कि कंपोनेंट ऑफ वेल क्या होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ वेल 6 टाइप के होते हैं जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। कटिंग एज, वेल कर्व, वेल स्टेनिंग, टॉप प्लग, वेल कैप एंड सैंड फिलिंग। तो वन बाय वन मैं आपको इसके डायग्राम्स दिखाता हूँ। सबसे पहले कटिंग एज का दिखाता हूँ। तो ये हमारी कटिंग एज है, ठीक है। इसके बाद हमारा वेल कर्व है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि सबसे पहले जब हम वेल को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कर्व पार्ट को बनाते हैं ताकि वो कट कर सके, कटिंग एज पे अच्छी तरह नीचे धंस सके। उसके बाद हमारी वेल स्टैनिंग, जिसे हम दीवार भी बोलते हैं, लेकिन इसे वेल स्टैनिंग नाम इसलिए दिया क्योंकि अगर वेल के साथ वॉल लगाते तो वेल वॉल ठीक नहीं बनता, तो इसलिए वेल स्टैनिंग बोला है। बात वही है कि जो चारों तरफ की दीवारें होती हैं कुएं की, वो वेल स्टैनिंग। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये हमारी स्टैनिंग है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने टॉप प्लग के बारे में। तो ये हमारा टॉप प्लग, जैसे डायग्राम आप देख रहे हैं, ये PCC 1:2:4 का मतलब यही है, वही PCC जो कि है प्रेस्ड कंक्रीट सीमेंट। इसके बाद हमारा वेल कैप, जो वेल के ऊपर कवर डालते हैं उसे वेल कैप बोलते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वेल कैप। ये हमारी नॉर्मली RCC स्लैब भी हो सकती है। इसके बाद हमारा सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग अब कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। सैंड फिलिंग नीचे की तरफ भी होती है और ऊपर की तरफ भी होती है। तो सैंड फिलिंग बेसिकली हमारी साइड में भी होती है और इसके ऊपर भी होती है हमारी, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं होती है। ये बॉटम प्लग जो सीमेंट कंक्रीट दिखाया है ना, ये हम बनाते इसलिए हैं, तो अगर हम वेल कर रहे हैं, वेल जो आप समझ रहे हैं ये वो वाला वेल नहीं है, पानी वाला वेल नहीं है। वेल हमें बेसिकली वेल इसलिए है ताकि हम इसके ऊपर फाउंडेशन डाल सकें, पाइल फाउंडेशन कर सकें, उसलिए वेल बनाते हैं। तो हम इसके नीचे यहाँ प्लग सीमेंट कंक्रीट डाल देते हैं। ये पानी वाला वेल नहीं है, ध्यान रखना इस बात को ध्यान से। ये वो वाला वेल है जो कि जैसे पिलर बनाना या फिर किसी समुंदर के अंदर ब्रिज बनाना है, तो उसके जो पिलर्स होंगे वो किस वेल पे खड़े होंगे। तो पहले हम खुदाई करेंगे उसके अंदर, फिर उसमें सीमेंट भरेंगे, फिर वो जम जाएगी, उसके ऊपर से फाउंडेशन का काम शुरू करेंगे। तो ये पाइल फाउंडेशन और वेल, ये वो वाले वेल्स हैं, ठीक है। तो अभी हमने डायग्राम देख लिया, अब हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे ब्रीफली। द कटिंग एज शुड हैव ए शार्प एंगल एंड फॉर कटिंग थ्रू द सॉइल। वही बात है, शार्प एंगल होना चाहिए कटिंग थ्रू द सोइल। शार्प एंगल आप किसी भी तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब उसकी क्रिएशन ऐसे कर सकते हैं होमोमोथिकली कंक्रीट को कि वो शार्प एज बन जाए नीचे, या फिर आप उसके नीचे कोई प्लेट, मेटल की कोई प्लेट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ सो दैट इट डज नॉट बेंड विद पेनिट्रेटिंग थ्रू अ सोइल पेनिट्रेटिंग बोल्डर्स। अगर कोई पत्थर आ जाए, बोल्डर्स, सैंड, ग्रेवल वगैरह, तो ये जो आप ये देख रहे हैं ना इसके अंदर, ये हमारी वही है नोज़ जो प्रोवाइड किया है नीचे, ठीक है। तो हमारी ऐसी नोज़ होनी चाहिए शार्प, ताकि वो मुड़े ना, इजीली बेंट ना हो। ऐसी मेटल यूज़ करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा ए शार्प वर्टिकल एज हैविंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल और हैविंग स्लोप 1:2, मतलब उसकी स्लोप जो होगी वो 1:2 होनी चाहिए। इसकी जो आप ये देख रहे हैं ना, ये छोटा सा जो एंगल है, ये वर्टिकल के साथ ये देख रहे हैं, ये 30 डिग्री का होना चाहिए बेसिकली वर्टिकल के साथ, और इसकी जो स्लोप है वो 1:2 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इफ़ द एज आर लाइकली टू बी डैमेज्ड, ए कटिंग एज विद द स्टब बोन नोज इज़ यूज्ड। अगर आपको लगता है कि आपकी जो एज है शार्प है और वो डैमेज हो सकती है कटिंग एज, मतलब काटते समय, तो आप स्टब नोज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टब नोज का मतलब जैसे कि ये प्रोवाइड की हुई है स्टब नोज, ये मेटल की, ये भी एक मेटल प्लेट है, ठीक है। इसे बेसिकली हम एंकर भी बोलते हैं, जो हम कर्व्स प्रोवाइड करते हैं कटिंग एज के साथ साथ। सबसे पहले यही डिज़ाइन होते हैं कंक्रीट में। जब भी आप वेल फाउंडेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम कर्व्स का ही डिज़ाइन करते हैं। तो कटिंग एज हमें पता होनी चाहिए कितनी निकालनी है हमें, उसकी वो पता होनी चाहिए, डायमीटर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम वेल कर्व की बात करेंगे। जो ये कर्व्स हमने प्रोवाइड किया ना, ये डार्क देख रहे हैं आप कर्व्स, अब ये बात करेंगे। इससे पहले हम कटिंग एज की बात कर रहे थे जो इसके नीचे ही लगती है, मतलब यहाँ पर ही आप एंगल्स प्रोवाइड करेंगे। अब इसे बचाने के लिए आप कैसे कैसे मेटल्स प्रोवाइड कर सकते हैं कटिंग एज को, जैसे हमने पहले में डिस्कस किया है। वो यहाँ तो शार्प होगी ताकि ये नीचे से काटती चले, और ये फिर इसे बचाने के लिए, इसके नोज़ को बचाने के लिए ऐसे एल टाइप स्टब नोज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो स्टब नोज़ मैंने वो बताई थी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कर्व्स कैसे होने चाहिए, कर्व की क्या डिजाइनिंग होनी चाहिए। तो कर्व्स आप ये ध्यान से देख लो, यहाँ पर ऐसे होते हैं कर्व्स,
उसका सिंप्लीफाई डायग्राम ऐसे बना दिया। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो कर्व्स हैं उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहा है ग्राउंड का, और एन से नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, नॉर्मल जो वेट उसके ऊपर हम बनाते जाएंगे वो, ठीक है। और ये डी हमारा डायमीटर है, बेसिकली जो कुएं का डायमीटर है। उसके बाद ये क्यू लग रहा है और ये पी लग रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स। ये सारी मैं बताऊँगा आपको इसी वीडियो में कि ये क्या क्या होते हैं फोर्सेज। Curves are generally made of reinforced concrete during sinking operation. The curves gets through the soil. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आप कर्व्स बना रहे हैं वो रेनफोर्स कंक्रीट के होने चाहिए, मतलब वही रेनफोर्स कंक्रीट आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन, ठीक है, उसी टाइप से बनेंगे। सरिये वगैरह प्रोवाइड होंगे, कंक्रीट प्रोवाइड होगी, और सिंकिंग ऑपरेशन के दौरान जब उसे नीचे धसाया जाएगा, सिंक किया जाएगा, डुबाया जाएगा कर्व को। अब आप सोचेंगे कि भाई सिंकिंग ऑपरेशन हम क्यों करेंगे, कुआं बना रहे हैं तो। सिंकिंग ऑपरेशन इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा ये नॉर्मल कुआं नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि पानी निकालने के लिए बनाया हुआ है। ये एक्चुअली हम कुआं बना रहे हैं ताकि नीचे काटता हुआ जाए, और जहाँ पर जाएगा ये वहाँ एक पकड़ बनाए अपनी, ठीक है। तो इसे काटने के लिए हमें इसे सिंक करवाना ज़रूरी होता है। सिंक करवाने के भी अलग अलग मेथड्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इसके डिफाइन कर लेते हैं कंपोनेंट्स, जैसे कि बेल कर्व है। तो सिंकिंग ऑपरेशन के अंदर जो कर्व्स है ना, कट थ्रू द सोइल, सोइल को अच्छी तरह काटना चाहिए कर्व्स को, ठीक है। फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द बिवेल्स सरफेस, इस सरफेस पे जो ये टेंजेंशियली ये सारी फोर्सेस लग रही है ना, वो फोर्स एक्ट करेंगे उसके ऊपर, वही बता रखा है। तो Q इज इक्वल टू म्यू पी। अब म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे आएगा, जब ग्राउंड के साथ रब होगी सरफेस नीचे जाते टाइम, जैसे कि दो चारों तरफ से फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है, जो उसे अपोज करेगा। उसके बाद हम पी की बात करेंगे। पी क्या है, फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द लेवल सरफेस, फोर्स एक्टिंग टू द नॉर्मल लेवल सरफेस। जो ये आप देख रहे हैं ना, ये पी, ये इस साइड जो लग रहा है फोर्स, ठीक है, वो हमारा नॉर्मल फोर्स है जो उसमें लग रहा है ग्राउंड में, ठीक है। तो रिजोल्विंग वर्टिकली, हम इसे वर्टिकली रिजोल्व करेंगे तो म्यू पी साइन थीटा इज इक्वल टू पी प्लस पी कोस थीटा इज इक्वल टू एन। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये कैसे आया, तो इस चीज़ की डिटेल में आप नहीं पढ़ो तो वैसे ही याद कर लो इसे। बेसिकली जो ये नॉर्मल है ना, ये 10th और 11th में आप जो नॉर्मल इन्हें आप रिजोल्व करते हो साइन कंपोनेंट और उसमें कोस कंपोनेंट में, जो कोस कंपोनेंट है वो थीटा के साथ वाला होता है और जो दूसरा होता है वो साइन थीटा के होता है। तो वो बेसिकली वो यही है, इसके अंदर ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जो ये है ना, इसे ही हम जब रिजोल्व करेंगे तो हमें ये सब ये कंपोनेंट मिल जाएंगे और वो एन के इज इक्वल टू रख देंगे हम, ठीक है। फिर कुछ नहीं, वो जो इधर उधर करते हैं हम, पी को इधर रख लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ उधर भेज देंगे। उसके अंदर हम जो ये एन यूज़ करें वो वर्टिकल फोर्स ऑन क्रैब है, जो कि मैंने आपको दिखाया डायग्राम के अंदर, ठीक है। और जो थीटा है वो एंगल विद द बिवेल एज मेक विद द हॉरिजॉन्टल, ये आपका जो बिवेल बना रहा है हॉरिजॉन्टल एज के साथ, तो हॉरिजॉन्टली अब रिजोल्व करेंगे। अब उसे हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करके हम एच की वैल्यू को ऐसे डिफाइन कर लेंगे, मतलब कि जहाँ भी पी है हम पी की वैल्यू वहाँ रख देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हमारी एच की वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी। उसके बाद हम हुप टेंशन की बात करेंगे, जो कि हमारी हुप टेंशन का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू एच बाई डी बाई टू, हॉरिजॉन्टल फोर्स इंटू डायमीटर बाई 2, ठीक है। तो उसके बाद हम ये डी बाई 2 करा तो 0.5 न्यूटन ले लेंगे और सारी वैल्यूज़ यहाँ रख देंगे, डी आई से टीज आ जाएगा। तो इन सबको सोल्व करने के बाद जो आपका ये आएगा ना, ये बेसिक फॉर्मूला है टी निकालने का। अब टी क्या है, आपकी टेंशन है, जो टेंशन लग रही है, तो उसका फॉर्मूला ये है डी बाई 2 क्यू डी स्क्वेयर बाई 8r, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे तीसरे स्टेप के तीसरे पार्ट के ऊपर, वो जो हमारा वेल स्टैंडिंग है। वेल स्टैंडिंग का मतलब वही है कुएं की दीवार जो हम बनाएंगे। तो जो हमारी वेल स्टैंडिंग है, जो कुएं की दीवार है, उसे बताने के लिए कोई डेरिवेटिव फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है। द थिकनेस ऑफ द स्टैंडिंग शुड बी एडुकेट फॉर द स्ट्रेस डेवलप ड्यूरिंग द सिंकिंग एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन। मतलब इस बात का, जब सिंकिंग ऑपरेशन को रेजिस्ट करने के लिए और जो इंस्टॉलेशन के बाद उसमें फोर्स लगेंगे ग्राउंड के वेरियस उन्हें होल्ड करने के लिए थिकनेस ऐसी होनी चाहिए कि वो एडिक्वेट होनी चाहिए, सफिशिएंटली होनी चाहिए, ठीक है। द थिकनेस टी से डिनोट करेंगे ऑफ द स्टैंडिंग में बी गिवन एज, वो दी जाती है इस तरह से टी के, जिसमें b/8 है, ये b/8 प्लस h/100। बी हमारा है एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द वेल। एक्सटर्नल डायमीटर, दो तरह के डायमीटर होंगे वेल के अंदर, एक इंटरनल डायमीटर, एक एक्सटर्नल डायमीटर, क्योंकि वो जो दीवार बना रहे हैं वो भी तो कुछ एग्जिस्ट करेगी, इसलिए दो तरह के डायमीटर होंगे। एच होगा हमारा डेप्थ ऑफ द लो वाटर लेवल, जहाँ पे लो वाटर लेवल है बिल्कुल लास्ट का, वहाँ तक होगा हमारा। के होगा हमारे कांस्टेंट,
कांस्टेंट की वैल्यू आपको कैसे यूज़ करनी है, तो मैंने बी और एच की बात आपको बता दी है, यहाँ पर बस अब के बच गया है। तो के की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट है, 1 लेंगे हम सैंड सॉइल के लिए, मतलब जिस ग्राउंड में हम वो वेल कर रहे हैं वो सैंड सॉइल है, सॉफ्ट के लिए है, हार्ड के लिए है, बॉर्डर है, उसके हिसाब से हम ये कांस्टेंट यूज़ कर लेंगे। इसके बाद डिज़ाइन ऑफ द स्टेनिंग रेनफोर्समेंट, मतलब जो दीवारों में हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, सरिया जो प्रोवाइड करेंगे, डिपेंड्स अपॉन द स्किन फ्रिक्शन एंड यूनिट वेट ऑफ द वेल। इस बात का मतलब ये है कि यूनिट वेट तो आप समझ गए होंगे वेल का, जो भी हम उसके ऊपर डालते जाएंगे, डेड लोड जो होगा उसका खुद का वेल के अंदर जो हम दीवार बनाते जाएंगे उसका वेट डिपेंड करेगा। दूसरा स्किन फ्रिक्शन आपके लिए नई टर्म है, स्किन फ्रिक्शन मैं आपको बता देता हूँ। स्किन फ्रिक्शन वही है जो फ्रिक्शन है, मतलब जैसे कि ये है, दो सरफेस है, स्किन फ्रिक्शन मतलब इसके बीच में जो बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा वो स्किन फ्रिक्शन। तो जो दीवार होगी वेल की, और जब ग्राउंड में धंसेंगे उसे हम नीचे तक डालते जाएंगे तो उसके अंदर स्किन फ्रिक्शन जनरेट होगा, उसके लिए भी हम उसे भी ध्यान में रख के उसका रेनफोर्समेंट का डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद है हमारा इट इज़ यूजुअल प्रैक्टिस टू प्रोवाइड रेनफोर्समेंट ऑफ अबाउट 5 to 6 kg पर मीटर क्यूब ऑफ द ब्रिक एंड कॉन्क्रीट स्टेनिंग। और इतनी सा भसड़ ना सोच के सीधा लेवल की बात करें तो 5 to 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हम यूज़ करते हैं ब्रिक्स का और कंक्रीट का स्टेनिंग वॉल के अंदर, ठीक है। दूसरा 75% ऑफ द टोटल एनफोर्समेंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल एनफोर्समेंट, मतलब जो भी हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं 75% उसका वर्टिकल एनफोर्समेंट होगा। वर्टिकल मतलब ऐसे नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और 25% इन द शेप ऑफ लेटरल और हुप रिंग्स, जो उसकी गोल गोल रिंग्स नहीं होंगी, हुप रिंग्स, समझ गए हुप रिंग्स, जो आपने रेनफोर्समेंट कोन के डिज़ाइन के अंदर भी डिज़ाइन करे होंगे, कॉलम ऐसे जिसके अंदर आपने हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की होगी, बिल्कुल वही। 25% तो वो यूज़ होगी और 75 हमारे वर्टिकल होंगे, ठीक है। यही थी इसकी स्पेसिफिकेशन। अब चलते हैं हम चौथे पार्ट की तरफ, जो कि हमारा है टॉप प्लग। ये रहा टॉप प्लग, अभी हम इसकी बात करेंगे। जो मैंने पिछले उसमें स्किन फ्रिक्शन की बताई थी, वो जो यहाँ पे ग्राउंड होगा इस तरफ स्टेनिंग, इनके बीच में जो होगा ना ये सरफेस, ये स्किन फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं टॉप प्लग की। टॉप प्लग के बारे में बात करते हैं। जो टॉप प्लग का जो फंक्शन है, बेसिकली टॉप प्लग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो ऊपर से लोड आ रहा है कवर का और जो उसके ऊपर पायर्स हम यूज़ करेंगे, मतलब उसके ऊपर जो हम फाउंडेशन या फिर कोई भी पिलर यूज़ करेंगे, उसका जो लोड है वो ट्रांसफ़र करना वेल स्टेनिंग में। शायद यही बात लिखी होगी इसके अंदर, हम पढ़ लेते हैं। द फंक्शन ऑफ टॉप प्लग इज़ टू ट्रांसमिट द लोड ऑफ द पायर टू द वॉल स्टेनिंग। हाँ, वही वाली बात है कि जो वॉल स्टेनिंग है, वॉल की दीवार, कुएं की जो दीवार है उसके ऊपर सारा लोड ट्रांसफ़र करना, यही काम है टॉप प्लग का। इफ़ अ वेल कैप इज़ प्रोवाइडेड, अगर एक वेल कैप प्रोवाइड की जाती है, जो कि हम करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, ये कोई बताने वाली बात नहीं थी, देयर इज़ नो नीड ऑफ टॉप प्लग, मतलब अगर हम वेल कैप प्रोवाइड कर रहे हैं तो टॉप प्लग की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी कर देते हैं डिज़ाइन में, क्या करें, इंडियंस है ना। हाउएवर इट इज़ जनरली प्रोवाइडेड एज एन एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रिकॉशंस, ठीक है। तो जनरली हम एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, इसीलिए हम उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं दोनों चीज़, ठीक है। मैंने बताया जैसे कि ऑफसेट्स आर प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द स्टेनिंग, दीवारों के ऊपर ही है ना वो ऑफसेट्स प्रोवाइड कर देते हैं हम ऑलरेडी, टू प्रोवाइड बेयरिंग टू द प्लग, ताकि वो उसका पकड़ बना सके प्लग हमारा, जैसे कि आपने देखा था उसके अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑफसेट्स हम पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं, ये जो देख रहे हैं इस साइड दीवारों के अंदर, ताकि वो पकड़ बना सके, इसके ऊपर नीचे ना गिर जाए इसलिए। इसके बाद सीमेंट कॉन्क्रीट 1:2:4 इज़ यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉप प्लग, वही जो डायग्राम में दिखाई थी मैंने। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे वेल कैप के बारे में। इस वेल कैप जो कि आरसीसी स्लैब है हमारी, द बॉटम ऑफ वेल कैप इज जनरली कैप्ड एट द लोअर वाटर लेवल, इट इज़ डिज़ाइंड एज अ स्लैब रेस्टिंग ऑन द वेल। वही बात बोली है कि जो वेल कैप है वो हम लो वाटर टेबल पे, जनरली जो उसका बॉटम होगा ना वेल कैप का, वो लो वाटर टेबल पे रखेंगे हम, ठीक है। और जो उसके अंदर जो स्लैब डिज़ाइन करेंगे और जो उसके ऊपर करेगी, हम उसे स्लैब के फॉर्म में डिज़ाइन करेंगे, एक स्लैब पूरी की पूरी। द वेल कैप मे बी एक्सटेंडेड एज कैंटिलीवर्स टू एकोमोडेट पायर्स टू द ऑफ स्लाइटली लार्जर साइज देन दैट ऑफ वेल। इस बात का मतलब ये है कि जो कुआं है, कुएं के साइज से थोड़ा सा बड़ा बना देंगे उसे कैंटिलीवर कैप को, ताकि वो थोड़ा और वो एकोमोडेट एरिया दे सके उसे, जो उसके ऊपर पायर यूज़ होगा। इस बात का मतलब सिंपल ये है कि जो ये आप वेल कैप देख रहे हैं ना, कुआं बस यहीं तक किया है, उसके बाद हमने ये थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा बनाया हुआ है, वो जो कैंटिलीवर की तरह एक्ट करेगा। ये हमने क्यों बनाया है, बेसिकली हम हैट जब पहनते हैं नॉर्मली सर के ऊपर, तो थोड़े से उसके अंदर एक्स्ट्रा पार्ट नहीं देते,
वही है, कैप है तो एक्स्ट्रा पार्ट दिया हुआ है, वो इसलिए दिया हुआ है जो इसके ऊपर प्रायर यूज़ होगा, मतलब इसके ऊपर जो फाउंडेशन हम रखेंगे उसे थोड़ा और स्पेस मिल जाए एकोमोडेट करने के लिए, दैट्स इट। इसका और कोई मेन वो नहीं है फॉर्मूला टाइप कुछ के हाँ भाई इसलिए प्रोवाइड करते हैं, बस यही है कि इसलिए प्रोवाइड करते हैं ये थोड़ा जो कैंटिलीवर हिस्सा है ताकि इसे ऊपर जो इसके पायर यूज़ होगा उसे स्पेस दे सके मोर। इफ़ द width of the pier is greater than the size of the digored hole, it is assumed that the weight of a cone of concrete having an apex angle 60 degrees carried by slab and the remaining load is transmitted to the staining. Cap have minimum reinforcement of about 80 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैप के अंदर हम मिनिमम रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं 80 किलोग्राम का, और जो ऊपर लेना है उसका मतलब ये है कि जो आपने प्रोवाइड किया है ना वो कैंटिलीवर पार्ट जो कैप का बाहर वाला हिस्सा है वो एक्स्ट्रा जो लोड है वो उसे झेल लेगा, और जो बाकी है जो मेन लोड है वो उसे स्टैंडिंग में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, बस इसी बात का यही मतलब है। इसके बाद हम बात करेंगे सैंड फिलिंग की। द मेन पर्पज ऑफ सैंड फिलिंग इज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द वेल बाय इंक्रीजिंग वेट एंड टू टेंसाइल स्ट्रेसेस कोज्ड बाय एट द बेस ऑफ बीएम। ठीक है, मतलब ये है कि सैंड फिलिंग हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं जैसे कि हमने कुआं खोद दिया नीचे की तरफ और उसमें साइड साइड में जगह बच गई धोती जगह, तो उससे हमारा कुआं जो है वो थोड़ा इधर उधर डिसबैलेंस हो जाएगा, उसके अंदर शिफ्ट या टिल्ट हो जाएगा, तो हमारा डिज़ाइन के अंदर फेलियर आ जाएगा। उसे ही प्रोवाइड करने के लिए उसके इंक्रीज्ड वेट जो उसका है उसे टेंसाइल फोर्स से बचाने के लिए हम उसके अंदर सैंड फिलिंग दोबारा कर देते हैं साइड में जो साइड की दीवारें हैं। However, sand cannot be depend upon transmitting the weight of the pier to the bottom plug, and therefore it does not contribute toward the structural strength of well. सैंड जो हम उसके अंदर डालते हैं उसका कोई लेना देना नहीं है कि वो पायर को वेट प्रोवाइड कर रही है, मतलब ट्रांसमिट कर रही है पायर का जो उसके ऊपर वजन है, लेकिन हम इससे स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम इसे प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका टिल्ट ना हो, शिफ्ट ना हो सके, इसलिए हम सैंड फिल करते हैं। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ वेल। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी सब्जेक्ट के अंदर कोई और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में जाकर बोल सकते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपके पास जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत से तुरंत पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।